12वीं क्लास के जो संस्कृत के हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ हम प्रत्यय का टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने 6 प्रत्ययों के बारे में बताया था। मैं यहाँ पर प्रत्यय की ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मित्रों यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का एक सवाल था कि सर हमें प्रत्यय समझाएं, प्रत्यय के बारे में बताइए, प्रत्यय समझ में नहीं आ रहा है, प्रत्यय में दिक्कत आ रही है। का जवाब यहाँ पर मिल जाएगा क्योंकि मैंने इसमें ट्रिक बताई है। आपको ट्रिक के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट तरीका से समझा रहा हूँ। इसमें मोस्ट उदाहरण मैंने यहाँ रखे हैं, इनको यदि आपने सुन लिया, देख लिया तो आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो चलिए आज की इस क्लास में मैं आपको 6 प्रत्ययों के बारे में बताऊंगा। इससे पहले की क्लास आप जरूर देखना क्योंकि उसमें मैंने 6 प्रत्ययों को बताया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं 7 नंबर पे हमारा आज का प्रत्यय रहेगा क्षत्रिय प्रत्यय और दूसरा है इधर आपका 8 नंबर पे शानच प्रत्यय। दोनों प्रत्ययों को आप देख पा रहे होंगे। मैं दोनों को यहां पर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोनों में काफी समानता है। तो एक बार इनमें क्या समानता है वो हम जानेंगे, उसके बाद में सेपरेट अलग अलग मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, क्षत्रिय प्रत्यय जो है हमारा ये वर्तमान काल के अर्थ में होता है और शानच प्रत्यय भी आपका वर्तमान काल के अर्थ में होता है। कुल मिलाकर के दोनों ही प्रत्यय आपका वर्तमान काल के अर्थ में होते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा इस तरह के वाक्यों को कि राम जाता हुआ खाता है, पीता हुआ हंसता है, जाता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, रोता हुआ, हंसता हुआ। ठीक है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले वाक्य होते हैं आपके, जिनमें सतत कार्य रहता है। इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए हम क्षत्रिय और शानच प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। एक बात तो ये क्लियर कर लो आप, जाता हुआ, खाता हुआ ऐसा यदि लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि वहां पर क्षत्रिय और शानच का प्रयोग होगा। अब दोनों में अंतर क्या है वो समझिए आप। दोनों में अंतर है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, एक एक बात को सुनते रहिए तो क्लियर हो जाएगा। फिर मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि ट्रिक अपना करके आप ट्रिक को फॉलो करके कैसे पता लगा सकते हो कि कौन सा प्रत्यय है और किसी भी धातु में आप प्रत्यय कैसे लगा सकोगे वो भी तरीका बता दूंगा। तो यहां देखिए क्षत्रिय प्रत्यय में से आपका अत बचेगा शेष। अत प्रश्न आ जाता है कि क्षत्रिय का क्या शेष रहता है, उत्तर होगा अत। यदि प्रश्न आया कि शानच में क्या शेष रहता है, उत्तर होगा आन। शानच का आन शेष रहता है, क्षत्रिय का अत शेष रहता है। दोनों वर्तमान काल के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहां दोनों में जो डिफरेंस हो रहा है बहुत ही बड़ा, वो आपको याद रखना है दोस्तों। क्षत्रिय प्रत्यय हमेशा परस्मैपदी धातुओं में होता है, परस्मैपदी धातुओं में। अब ये क्या है, थोड़ा सा एक जटिल टॉपिक है कि धातु 3 प्रकार की होती है मित्रों। परस्मैपदी धातु होती है, कुछ आत्मनेपदी धातु होती है, कुछ आपकी उभयपदी धातु होती है। परस्मैपदी धातु बहुत ज्यादा है संख्या में, आत्मनेपदी धातु संख्या में बहुत कम है, ठीक है ना, और उभयपदी धातु वो भी लगभग कम है। अब आपने देखा होगा दोस्तों कुछ धातु ऐसी हैं जिनका रूप अलग चलता है, जैसे सेव धातु है, याच धातु है, रुच धातु है, मुद धातु है, लव धातु है। इनके रूप अलग चलते हैं पट से। तो पट से जो अलग चल रही है एकदम, जैसे लवते, लभेते, लवंते, सेवते, सेवेते, सेवंते, ये जो धातु रूप चलते हैं ना, ये हैं आपके आत्मनेपद वाले। आत्मनेपद में चलते हैं ऐसे रूप। थोड़ा सा सीधी भाषा में समझा रहा हूं, ये वाले जो रूप है ये आत्मनेपद के हैं। तो इस तरह की जो धातु है आपकी, आपको तो लगभग 7-8 धातु ऐसी ध्यान रख लेनी है। बहुत ज्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है, मोटा मोटी समझ आपको होनी चाहिए। तो आत्मनेपदी जो धातु हैं, उन धातुओं से यदि आप प्रत्यय करना चाहोगे इस अर्थ में, आता हुआ, जाता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, इस तरह का अर्थ यदि वहां निकल रहा है और धातु आत्मनेपदी है तो वहां पर शानच प्रत्यय लगाना है। और यदि धातु परस्मैपदी है तो वहां आपको क्षत्रिय प्रत्यय लगाना है। ये दोनों में अंतर है, समझ में आ गया होगा। शानच में लिखा है हमने आत्मनेपदी और उभयपदी जो धातु होंगी उनमें शानच प्रत्यय लगाएंगी, लेकिन कुछ धातु ऐसी होती है जो आत्मनेपद में भी रहेंगी और परस्मैपदी भी रहेंगी, तो उनमें आपका शानच प्रत्यय लगेगा। समझने बात। और परस्मैपदी है इसलिए क्षत्रिय लगेगा। तो परस्मैपदी धातुओं से क्षत्रिय प्रत्यय होगा, बात को ध्यान रखना। इधर आत्मनेपदी और उभयपदी धातुओं से शानच प्रत्यय होगा, ऐसे क्लियर ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक एकदम। अब आगे की बात सुनो। आगे की बात यह है कि क्षत्रिय प्रत्यय केवल कर्तृवाच्य में प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य,
कर्तृवाच्य उसे कहते हैं दोस्तों जहां पर कर्ता के हिसाब से क्रिया आती है, जहां पर कर्ता मुख्य होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, वो आपका कर्तृवाच्य है। और शानच के लिए लिखा है कि तीनों वाच्यों में प्रयोग हो जाता है इसका। शानच का प्रयोग तीनों वाच्यों में होता है, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य, तीनों वाच्यों में इसका प्रयोग हो जाएगा। लेकिन क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग केवल कर्तृवाच्य में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में सबसे मोस्ट लाइन है तीनों लिंगों में रूप चलेंगे, और शानच में देखोगे तो इसमें भी लिखा हुआ है तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। यानी क्षत्रिय प्रत्यय लगने से जो आपका रूप बनेगा, जो शब्द बनेगा, उस शब्द के रूप तीनों लिंगों में चलेंगे। पुल्लिंग में भी बनेगा, स्त्रीलिंग में भी बनेगा, नपुंसक लिंग में भी बनेगा। ऐसे ही शानच के अंदर तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में चलेंगे। दोनों में आपको हमने कंपैरिजन करके बता दिया है, तुलना करके समझा दिया है। अब आप समझ गए होंगे क्षत्रिय प्रत्यय वर्तमान काल में होगा, शानच भी वर्तमान काल में होता है, और क्षत्रिय का अत शेष रहता है, शानच का आन शेष रहता है। क्षत्रिय प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं से होता है, शानच प्रत्यय आत्मनेपदी और उभयपदी धातुओं से होता है। क्षत्रिय प्रत्यय केवल कर्तृवाच्य में प्रयोग होगा और शानच प्रत्यय तीनों वाच्यों में प्रयोग होगा। क्षत्रिय प्रत्यय से बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में चलेंगे, शानच प्रत्यय से बनने वाले शब्द भी तीनों लिंगों में चलेंगे। ठीक है, अब यहां तक की कहानी आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं ट्रिक पर। अब मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा यहां पर कि क्या ट्रिक है, आप कैसे पता लगा सकते हो कि इसमें आपका क्षत्रिय प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें शानच लगा हुआ है। मान लो किसी धातु में आपको प्रत्यय लगाना है तो वो कैसे लगाओगे, उसके लिए क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए देखते हैं ट्रिक। मैं अब एक एक को सेपरेट बता रहा हूं, अलग अलग करके, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्षत्रिय की बारी आती है, मैं क्षत्रिय को समझाता हूं सबसे पहले। तो ये रही, देखिए दोस्तों अच्छे से समझ लेना। तो देखिए दोस्तों, ये स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, ये हमने लिखी है ट्रिक, ये हमारी क्षत्रिय प्रत्यय की ट्रिक है। अच्छे से समझ लेना, ढंग से दिमाग में फिट कर लेना, क्षत्रिय प्रत्यय की ट्रिक है। अब देखिए कैसे इसको फॉलो करना है, किस तरह से काम में हम लेंगे। यदि आप क्षत्रिय प्रत्यय लगा रहे हैं और पुल्लिंग रूप बना रहे हैं तो आपको अन जोड़ना है। धातु में अन जोड़ेंगे, सीधा क्या जोड़ेंगे, अन। जैसे मान लो आप पट धातु में लगाते हैं तो सीधा आपको अन जोड़ देना है, क्षत्रिय प्रत्यय पुल्लिंग का रूप बन जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान तरीका है। तो आप जोड़ो अन तो बनेगा पठन, हो गया क्षत्रिय का पुल्लिंग रूप। अब आप चाहते हो कि नहीं मैं तो स्त्रीलिंग में बनाऊंगा, तो स्त्रीलिंग में आपको ट्रिक है अंती जोड़ना है, अंती। तो पठ में अंती जोड़ दो, पठंती, दीर्घ ई आएगी, इस बात का ध्यान रखना। तो आपका स्त्रीलिंग वाला रूप बन जाएगा क्षत्रिय प्रत्यय का। कोई कह रहा है कि नहीं मैं तो नपुंसक लिंग में बनाऊंगा, तो नपुंसक लिंग में बनाना है ना दोस्त, तो आपको अत जोड़ना है। अत जोड़ दो पठ में, तो पठत बन गया नपुंसक लिंग, पठत हो गया। अर्थ हो जाएगा पढ़ता हुआ, पठन पढ़ता हुआ, पठंती पढ़ती हुई, पठत पढ़ता हुआ। इस तरह का अर्थ निकलता है क्षत्रिय लगने के बाद में। अब बताइए इसमें कहां प्रॉब्लम है आपको, आसान है ना क्षत्रिय प्रत्यय लगाना। अब मान लो पेपर में आ जाता है कि पठ धन क्षत्रिय बराबर क्या होगा। अब यदि इस तरह से दिया जाता है तो आपके तीन रूप बन सकते हैं, क्योंकि पुल्लिंग में भी क्षत्रिय रूप बनेगा आपका, स्त्रीलिंग में भी बनेगा और नपुंसक लिंग में भी बनेगा। यदि कोष्टक में आगे पुल्लिंग दे दिया जाता है तो आपका काम आसान हो जाता है, सिर्फ आपको पुल्लिंग का रूप बनाना है। अब यहां पर पठ प्लस क्षत्रिय है तो यहां पर तीनों लिंगों में से कोई भी बना सकते हो आप। पुल्लिंग बनाओगे तो पठन बनेगा, पठ में आप अन जोड़ोगे तो पठन पुल्लिंग में बनेगा, अंति जोड़ोगे तो पठंती स्त्रीलिंग में बनेगा, और अत जोड़ोगे तो पठत नपुंसक लिंग में बन जाएगा। ऐसे सवाल आ सकता है, ठीक है। अब देखिए कुछ और उदाहरण इस ट्रिक के माध्यम से हम समझते हैं, ठीक है। देखिए पहला उदाहरण है मित्रों, यहां पर देखिए अर्च, मैंने पहला उदाहरण यहां पर अर्च लिखा है। अर्च यानी पूजा करना है, तो सबसे पहले हम पूजा करते हैं। तो अर्च में हमने लगाया अन, अर्चन, अंति अर्चंती, अत अर्चत, ये हमने तीनों लिंगों में बना दिए, ठीक। आगे है अस धातु है, अस धातु में यदि क्षत्रिय लगाओगे तो सन बनेगा। रूप याद होने चाहिए, अस्ति स्था संति,
अस्ति, स्ता, संति। तो संति के हिसाब से बनेगा सन, और स्त्रीलिंग में सती, और नपुंसक लिंग में सत। ये ध्यान रखना आप, सन, सती, सत। अब इश धातु है, इश, इच्छा, तो इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति रूप बनता है। तो इसमें लगाओ, रूप बनता है, इश नहीं बनता। जैसे आप गम धातु है, तो गम धातु का रूप कभी गमति नहीं बनाते हो बच्चों, गम आपका गच्छ में बदलता है, फिर रूप बनता है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। इसी तरह इश का रूप इश से नहीं बनता, इश बदलता है इच्छ में, रूप बनता है इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति। तो इच्छ में जोड़ना है आपको अन, इच्छन, स्त्रीलिंग में इच्छन्ति, नपुंसक में इच्छत। ऐसे बना लोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिक्कत है तो हमसे कमेंट में पूछ लेना आप। अब क्री धातु में लगाना है तो कुर्बन बनेगा, रूप याद होना चाहिए, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। तो कुर्बन बनेगा इसमें, कुर्बन। क्या बनेगा? कुर्बन, ऐसे। इसके बाद में आप लगाओगे यहाँ पर पा धातु है, तो पा का रूप चलता है पिबती, पिबतः, पिबन्ति। तो इसमें पिबन, पिबन होगा, पिबन। इधर है प्रच्छ, तो इसका रूप बनता है पृच्छति, पृच्छता, पृच्छन्ति। तो यहाँ बनेगा पृच्छन। क्या बनेगा? पृच्छन। मैं आपको एक दूसरी ट्रिक और बताऊंगा, अभी इसको देख लो एक बार। हिरी में लगाओगे तो हरंती, हरती, हरता, हरंती। तो यहाँ बनेगा हरन। पठ में लगाओगे तो पठन, शुरू में लगाओगे तो श्रृणवन, और दृश्य में लगाओगे तो दृश्य को हम बदलते हैं पश्य में, तो रूप चलता है पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। तो बनेगा पश्यन। और गम में लगाओगे तो गम बदलता है गच्छ में, रूप बनेगा गच्छन्ति, गच्छन्त, गच्छन्ति बनता है ना, तो गच्छन बन जाएगा, ऐसे। तो ये हमारे सारे के सारे क्षत्रिय के रूप हैं। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका और बता रहा हूं, उसको भी ध्यान रखना। ट्रिक तो मैंने बता ही दी, अब दूसरा तरीका ये है हमारा, अच्छे से सुन लो और समझ लो। आपको क्षत्रिय प्रत्यय लगाना है जिस धातु में, उस धातु का आपको प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप आना चाहिए। जैसे हम आपको बता रहे हैं पट धातु में लगा करके, पट धातु का रूप आपका प्रथम पुरुष बहुवचन का आपको आना चाहिए। तो प्रथम पुरुष बहुवचन का ये हमारा रूप हो जाता है। क्लियर? ऐसे। अब आपको क्या करना है, इसी के आधार पे आपको प्रत्यय लगाना समझ में आ जाएगा। अब इसमें करना क्या है, किसी भी धातु में लगाना है, मान लो क्षत्रिय, तो आपको ये वाला रूप लिखना है पठंती की तरह। जैसे मान लो अर्च में लगाना तो अर्चंती लिखना है, इश में लगाना तो इच्छन्ति लिखना है, क्री में लगाना तो कुर्वन्ति लिखना है, पा में लगाना तो पिबन्ति लिखना है, प्रच्छ में लगाना तो पृच्छन्ति लिखना है। ठीक है। अब करना क्या है, यदि आपको पुल्लिंग रूप लगाना है, यानी पुल्लिंग में आपको क्षत्रिय का रूप बनाना है, तो आपको करना क्या है, इस पठंती में से बच्चों तय और ई को हटा देना है। देखिए मैं हटा के बता रहा हूं, यहां में से आपको तय और ई को हटा देना है। अब बचा क्या बताइए, तय और ई को हटाते आपका पठन बचा। अब ये पठन आपका जो रूप है, ये क्षत्रिय प्रत्यय लगने के बाद में बना हुआ रूप है, और ये पुल्लिंग का रूप है। ऐसे लगाते हैं, ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका है स्त्रीलिंग का। स्त्रीलिंग में बनाना है तो स्त्रीलिंग में तो आपके लिए बहुत आसान है। यहां पर पठंती में जो छोटी ई की मात्रा दिख रही है, इसको दीर्घ कर देना है, बस ये बन गया आपका स्त्रीलिंग। और नपुंसक लिंग में और भी आसान है। नपुंसक लिंग के अंदर आपको न और ई हटाना है, यानी कि आपको पठत बचाना है। न और ई हटा दोगे तो पठत बच जाएगा। इस तरह से आप शब्द बना सकते हो। अब देखिए, मान लो कोई कहे कि पट धातु में आप स्त्री प्रत्यय जोड़िए और स्त्रीलिंग में रूप बनाइए, तो ये रहा स्त्रीलिंग में रूप। ऐसे आप और धातुओं में बना सकते हो, इसी पठंती की तरह समझ में आ जाना चाहिए आपके। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो, बहुत सारे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी उदाहरण को देख लीजिए। जैसे आप गम को देखो तो गच्छन्ति बनता है, तो गच्छन्ति की तरह गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत बन जाएगा। पश्यन्ति, पश्यन, पश्यन्ति, पश्यत बन जाएगा। ऐसे बना सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी ये हमारी ट्रिक और ये तरीका हमारा? तो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब चलते हैं, अगला हमारा प्रत्यय है शानच। अब शानच को समझते हैं, चलिए। अब देखिए दोस्तों, शानच प्रत्यय को हम समझते हैं। शानच की यहां पर मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं। देखिए, इससे पहले मैंने क्षत्रिय की ट्रिक आपको समझाई थी, अब मैं आपको यहां पर शानच की ट्रिक समझा रहा हूं। यदि आप किसी धातु में शानच लगा रहे हैं, पहले तो आपको हमने ये बताया कि शानच प्रत्यय सिर्फ आत्मनेपदी धातुओं में लगेगा,
सभी धातुओं में नहीं लगेगा, या फिर उभयपदी धातु होनी चाहिए, उसी में सानच प्रत्यय लग सकता है। पुल्लिंग में यदि आप सानच प्रत्यय बनाओगे तो आपको जोड़ना होगा धातु में आनह या मानह। ये ध्यान रखना, या तो आनह जुड़ेगा या मानह जुड़ेगा। अब कैसे पता लगाएं कि आनह जोड़ें कि मानह जोड़ें, ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है, इसको क्लियर करूंगा। मैंने लिखा है कि अदंत स्थिति है तो आपको मानह जोड़ना है। मानह कैसे, एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं इसी जगह समझा रहा हूं। देखिए थोड़ा सा नीचे देखिए, मैं नीचे लिख के बता रहा हूं। आपको करना क्या है, आपको दोस्तों प्रथम पुरुष एक वचन का रूप याद होना चाहिए, जिस धातु में आप लगा रहे हो उस धातु में। सबसे पहले मैं लब धातु लेता हूं, लब सरल है इसलिए, तो लब धातु का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लभते बनता है। क्या बनता है, लभते। क्लियर। अब लभते से ही हमारा काम हो जाएगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। आप दूसरी धातु लोगे तो आपको दूसरी धातु का रूप लिखना पड़ेगा, यहां पर ऐसे सेब लेते तो सेबते लिखना पड़ता। अब इसी से मैं आपको पूरा प्रत्यय समझा दूंगा। ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अब आनह आएगा कि मानह आएगा ये समझा रहा हूं मैं, बस इतना समझ जाओ तो काम हो जाएगा पूरा। आनह आएगा कि मानह आएगा ये समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहां पर आपको देखना क्या है, ये जो ते दिख रहा है, इस ते से पहले वाला जो वर्ण है, उस वर्ण में यदि आपको ए दिखाई दे रहा है, ह्रस्व ए, ध्यान से सुनना, ते से पहले जो हमारा वर्ण है कौन सा है, भय। ठीक है, भय, उसमें यदि ए दिख रहा है तो आपको क्या करना है, इस ते को हटा करके आपको मानह जोड़ देना है। हो गया काम क्लियर। आपको ते को हटा देना है और आपको मानह जोड़ देना है। बात समझ में आई कि नहीं? आपको ते को हटा देना है और मानह जोड़ देना है, ऐसे तो बन जाएगा आपका लभमानह। क्या बनाया, लभमानह। इस तरह से आप लगाते हैं, इसको कहते हैं अदंत की स्थिति। तभी तो हमने लिखा है कि अदंत में मानह लिखना है। यदि यहां पर आपको भय में ए नहीं मिलता और कोई स्वर मिलता तो वहां पर आप मानह नहीं करते, आनह करते। वहां पर क्या करते, आनह। एक आनह का उदाहरण भी आपको मैं समझाता हूं कि आनह कैसे करते। देखिए आनह कैसे करते मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। और समझाता हूं जिसमें आन होगा, जैसे मान लो हम क्री धातु लेते हैं तो क्री धातु का रूप चलता है कुरुते, कुरबाते, कुरबते, ऐसे रूप चलता है। ये देखिए कुरुते रूप चलता है। अब यहां पर आप खुद ही देख लीजिए भैया कि यहां ते से पहले ए है क्या, ते से पहले यहां पर आपको रे दिख रहा है और रे में ए है क्या, ए नहीं है, यहां पर ऊ है। तो ऊ है तो सिंपल है कि यहां ते को हटा करके माने नहीं आएगा। क्लियर, ये आपको हम समझाना चाह रहे थे इतनी देर से। तो यहां पर क्या आएगा, फिर यहां पर आएगा आने हैं, तो यहां पर आने आएगा, ऐसे क्या आएगा, आने आएगा। अब इधर कुरु है, इधर आने हैं, तो यहां पर संधि आदि कार्य होंगे, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों आप क्या करेंगे, यहां पर जो रू में ऊ दिख रहा है उस ऊ को आप क्या करेंगे, ओ करेंगे, ओ को अबादेश करेंगे। अब आदेश करने के बाद में फिर आगे की हमारी जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के आधार पर आप बनाएंगे कुर्बाने हैं। ठीक है, और रे के कारण जो ने है वो णे में बदल जाता है। मैंने णत्व प्रक्रिया समझा रखी है, उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ने णे में कब बदलता है। तो यहाँ पर आपकी संधि आदि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के आधार पर आप यहाँ पर कुर्बाने बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कुर्बाने। क्लियर, ऐसे तो हम यहां समझा रहे हैं कि आने कब आएगा और माने कब आएगा। अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस बात को। ठीक है, अब चलते हैं हमारी उसी प्रोसेस पर, ट्रिक वाली प्रोसेस पर। चलिए, ये हमारी देखिए ट्रिक वाली प्रोसेस पर हम आ चुके हैं। देखिए अब ट्रिक वाली प्रोसेस पे हम बता रहे थे कि पुल्लिंग में आपको आन है या मान है जोड़ना है। अब आन है और माने कब जोड़ते हैं आपको मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। स्त्रीलिंग में आपको आना और माना ऐसा जोड़ना है, आना या माना, यहां पर लिखने में मिस्टेक हुई है, आना या माना जोड़ना है। नपुंसक लिंग में आपको आनम या मानम जोड़ना है। एकदम सरल ट्रिक है ये। अब इससे आप पहचान कर सकते हो, किसी भी शब्द को पहचान सकते हो कि इसमें शानच लग रहा है कि नहीं।
शानच प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है पहचान सकते हो। ये ट्रिक याद रहनी चाहिए। आन है या मान है, आना माना, आनम मानम, बस। अब देखो उदाहरण से समझ में आएगा आपको अच्छे से। मैं यहां पर कुछ उदाहरण आपको समझा रहा हूं, देखिए। हमारी धातु है वृत्त धातु है, वृत्त का रूप चलता है वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते। तो यहां पर देखिए वर्तते तो वर्तमान है, देखिए ऐसे रूप बनता है वर्तते। अब वर्तते है तो ते से पहले ए आ रहा है, तो हमने कहा कि ते से पहले ए आता है तो ते को हटा करके आपको मानह जोड़ देना है। तो देखिए वर्त में मानह जोड़ेंगे तो वर्तमान है, और स्त्रीलिंग में वर्तमाना, नपुंसक में वर्तमानम, बन गया। कितना आसान है यार, कितना आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इससे भी सरल क्या होगा बताओ। अब भी समझ में नहीं आया तो कब आएगा आपके? थोड़ा सा ध्यान से सुनो यार, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नहीं आता है तो हमसे आप कमेंट करिए, मैं आपको और तरीका निकालूंगा कोई ना कोई। दूसरा है लब धातु, लभते लभते लभेते लभनते रूप बनता है, तो इसमें बनेगा लभ माने। सेब है तो सेबते तो बन जाएगा सेब माने है। अब आस धातु है तो आस से बनेगा आसीन है, इसको याद रख लेना अच्छे से, आसीन है, ठीक है। अब आसीन कैसे बना ये आपको सोचना है, नहीं समझ में आए तो हमसे पूछना, तरीका मैंने बताया उसको फॉलो करना। आगे है शिंग धातु, शिंग यानी सोना, तो शेते शयाते शेरते रूप बनता है, तो यहां बनेगा शयाने है। संधि आदि कार्य होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर जो रूप दिख रहे हैं संधि आदि कार्य से बन रहे हैं, जहां जहां पर संधि लग रही है वहां संधि नियम लगेगा, ठीक। जैसे कि यहां लगा हुआ है शयाने में। इसके बाद में दा धातु से लगाओगे तो ददानह बनेगा, क्री से लगाओगे तो कुर्बानह बनेगा, मैंने अभी समझाया था। और याच से लगाओगे तो याचमान है, पच से लगाओगे तो पचमाने बनेगा। ऐसे करके यहां मैंने 9 उदाहरण आपको समझाए हैं, इनको याद रख लेना, आपका सवाल गलत नहीं होगा। एग्जाम में इनमें से जरूर मिल जाएगा एक उदाहरण, तो इनको पढ़ लेना, रोजाना सुन लेना, सुनने से बहुत जल्दी याद होता है बच्चों। बस वर्तमाने, लवमाने, सेवमाने, आसीने, शयाने, दधाने, कुर्बाने, याचमाने, पचमाने, इन सभी में शानच प्रत्यय है। अब क्यों है मैंने पूरा सब कुछ बता दिया है आपको। अब उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा शानच प्रत्यय, ठीक है दोस्तों। तो शानच और सत्री दोनों क्लियर हो जाते हैं आपके, इसमें कोई भी दिक्कत आपकी नहीं रहनी चाहिए। तो लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो सभी को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब हम इसमें 4 प्रत्यय और बताएंगे, आपके सिर्फ 4 प्रत्यय और बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। चलिए अगला प्रत्यय समझते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा हमारा अगला प्रत्यय, 9 नंबर पे लिखा हुआ है यत प्रत्यय। यत प्रत्यय छोटा सा प्रत्यय, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए यत प्रत्यय भाववाच्य एवं कर्मवाच्य में होता है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, भाववाच्य और कर्मवाच्य में यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। दूसरी बात, इसमें यह शेष रहता है। कई बार आ जाता है कि यत में क्या बचेगा, तो यह बचेगा। अब यह बच रहा है तो इसका मतलब है कि जो शब्द होगा उसमें आपको यह दिखेगा। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा अभी, उस ट्रिक को फॉलो करके आप अच्छे से पहचान सकते हो और बना सकते हो शब्दों को, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो यहां पर कुछ बातें मैंने लिखी है जो इसमें काम आने वाली हैं यत प्रत्यय के लिए। यत प्रत्यय में अजंत धातुओं से यत प्रत्यय होता है। सबसे पहली बात यह ध्यान रखनी है, अजंत धातुओं से, ऐसी धातु जिनके अंत में अच हो। अच आप जानते होंगे बच्चों, अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये हमारे अच हैं। अच को हम स्वर कहते हैं। इनमें से कोई भी स्वर यदि किसी धातु के लास्ट में जुड़ा हुआ है तो उसको हम कहेंगे अजंत धातु। क्या कहेंगे? अजंत धातु। जैसे मान लो दा धातु है, दा। अब दा के लास्ट में बताइए क्या है? आ रहा है, तो आ हमारा स्वर है। तो ऐसी धातुओं से यत प्रत्यय हो जाएगा। एक बात तो यह ध्यान रखनी है। इसके अलावा और कौन सी धातु हैं जिनसे हम यत प्रत्यय करेंगे? तो इसके लिए मैंने एक कोष्टक में सूत्र और लिखा है, इधर देखिए, पोरदुपधात। इसका मतलब है कि पे वर्ग अंत वाली धातु, ऐसी धातु जिनके अंत में पे वर्ग का कोई भी वर्ण आता हो। पे वर्ग का कोई भी वर्ण का मतलब है, पे वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, पे, फे, बे, भे, में। इनमें से कोई भी वर्ण यदि धातु के लास्ट में है
तो ऐसी धातु से भी यत प्रत्यय हो जाता है। क्लियर। इसके अलावा अत उपधात, यानी ऐसी धातु जिसके उपधा में ए हो, उपधा में ए हो। ए उपधा का मतलब होता है बच्चों सेकंड लास्ट वर्ण। क्या होता है? सेकंड लास्ट वर्ण को उपधा कहते हैं। जैसे मान लो धातु है लभो, अब लब धातु में सेकंड लास्ट है, लास्ट तो है भय और सेकंड लास्ट है ले, तो ले जो है हमारा इसको कहते हैं उपधा। उपधा में ए होना चाहिए, ए। तो देखो लब में ले में ए है, बिल्कुल है। तो ऐसी धातुओं से भी यत प्रत्यय हो जाता है। समझे? तो मैंने 3 बात बताई है यत प्रत्यय कहां होता है। एक तो हमने कहा कि अजंत धातुओं से यत प्रत्यय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पे वर्ग अंत वाली धातुओं से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड लास्ट में यदि ए है तो उसमें भी यत प्रत्यय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना सा ही ध्यान रखना है आपको। आगे मैंने लिखा है कि आत को ईत होता है, मतलब आ यदि है तो उसको ई कर देना है यत प्रत्यय में। ये कुछ नियम है जो ध्यान रखने पड़ेंगे। और अंतिम स्वर यदि है तो अंतिम स्वर को गुण कर देना है। बस हो गया काम बच्चों। क्लियर है यहां तक? अब सबसे बड़ी बात है कि तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। इससे बनने वाले जो शब्द होंगे उन शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलेंगे। तीनों लिंगों में, पुल्लिंग में भी चलेगा, स्त्रीलिंग में भी चलेगा, नपुंसक लिंग में भी चलेगा। अब क्या चलेगा उसकी ट्रिक सुन लो आप। ट्रिक से पहचान सकते हो, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। पुल्लिंग के अंदर आपको यह दिखेगा, यह है। स्त्रीलिंग में या, नपुंसक में यम दिखेगा। बस समझ जाना कि यह यत प्रत्यय का उदाहरण है। यह क्लियर कट एकदम अच्छी ट्रिक है। यह या यम। अब उदाहरण से समझाता हूं आपको, इसी ट्रिक को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए यहां पर मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला उदाहरण है हमारा ची धन यत। देखो हमने ची में यत जोड़ा, हमने कहा कि अजंत धातु हो, तो देखो ची में लास्ट में स्वर आ रहा है तो ये अजंत धातु है, यत प्रत्यय हो जाएगा। हमने कहा कि लास्ट में यदि स्वर है तो उसको गुण कर लेना, तो गुण करा तो हमने ई को गुण ए किया तो बना चे। अब चे किया और पुल्लिंग बनाना है तो यह जोड़ना है, बना चे यह। स्त्रीलिंग में चेया, नपुंसक में चेयम, बन गया चेयह, चेया, चेयम। ऐसे रूप बनते हैं। अब आगे आप लगातार खुद ही बना लेना। अब जी में जेय बनेगा, दा में आपका देय बनेगा। हमने कहा कि आ को ई हो जाएगा, फिर ई को ए हो जाएगा गुण होकर के, तो देय है। पा है तो पेय है। स्था में आ को ई, फिर ई को ए, स्थेय है। फिर शुरू है, शुरू को गुण हो जाएगा ओ को हो जाएगा अब आदेश, बन जाएगा श्रव्य है। रम में हमने कहा कि सेकंड लास्ट में यदि ए हो तो वहां भी यत हो जाता है, तो यहां देखो सेकंड लास्ट रे में ए मिल रहा है तो यहां यत हो जाएगा, तो रम्य है बन गया। लब है लभ्य बन गया। शक है शक्य बन गया। जप है तो जप्य बन गया। देखो एकदम आसान तरीका से समझ में आ गए। कहां दिक्कत आई बताओ बच्चों? एकदम जबरदस्त ट्रिक बताई है मैंने आपको, बहुत ही आसान तरीका से समझाया है। इससे आसान और कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, जिससे कि हमें ऐसा लगेगा कि आप हमारी बात को सुन रहे हैं और आपको इससे लाभ मिल रहा है। आपको लाभ मिलना चाहिए। संस्कृत आपको बहुत सरल और बहुत रोचक तरीका से समझ में आने चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है बच्चों। ठीक है, तो चलिए अगला प्रत्यय देखते हैं। ये प्रत्यय आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला प्रत्यय, अब देखो बच्चों अगला प्रत्यय हमारा 10 नंबर का क्यप प्रत्यय। क्यप। अब क्यप प्रत्यय में क्या है सुनिए। भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए क्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली बात समझ में आई, यानी भाववाचक संज्ञा शब्द बनाएंगे तो हम लगाएंगे क्यप प्रत्यय। क्यप प्रत्यय में से यह शेष रहता है, के और पे हट जाता है आपका, तो क्या बचेगा? केवल यह बचेगा। क्या बचेगा? यह। अब यहां पर कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी होंगी वो मैंने शॉर्ट में लिखी हैं,
आपको समझाने के हिसाब से, उनको ध्यान रख लेना। आपका क्य प्रत्यय गलत हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं होगा। देखो सबसे पहली बात, इण, स्तु, शास, ब्री, द्री, जुष, इन सभी धातुओं से क्य प्रत्यय होता है। समझ रहे हैं? एत, स्तु, शास, ब्री, द्री, जुष, क्यप, ये सूत्र है हमारा। इन सभी धातुओं से आपका क्य प्रत्यय होगा। एक नंबर की बात तो ये ध्यान रखनी है। इसके बाद में दूसरी बात ध्यान रखनी है, ह्रस्व स्वर होने पर आपको तुक आगम करना है, मतलब बीच में तय और जोड़ देना है। धातु और प्रत्यय के बीच में तय और जोड़ना है आपको बस। कब? जब ह्रस्व स्वर हो तो। अभी बताऊंगा, उदाहरण से समझ में आ जाएगा आपको। ह्रस्व स्वर है तब, जैसे मान लो हमारी पहली धातु है, इसमें इण, इण में से ई बचेगा सिर्फ। अब ई और आपको प्रत्यय जोड़ना है क्यप। अब क्यप में बचता है ये और इधर है ई, तो ये देखिए ह्रस्व स्वर है, तो ई और ये के बीच में तय आ जाएगा, तो बनेगा इत्यय, ऐसे। ठीक, आगे चलो। आगे है शास, दो धातु है हमारी शास। शास को शिश हो जाता है, यानी शास में जो आ है, इस आ को ई हो जाता है, तो बन जाएगा शिश। और फिर जो से दिखाई दे रहा है, इसको मूर्धन्य शकार हो जाता है, तो बन जाएगा शिष्य। अब आपका ये जुड़ जाएगा तो बनेगा शिष्य है। बहुत ही मोस्ट शब्द है शिष्य है। आ गया कि शिष्य में कौन सा प्रत्यय है, तो यहां क्यप प्रत्यय, क्यप। आगे है देखो, हन धातु यदि है तो हन धातु में आप क्यप लगाओगे तो ने का लोप करना होगा, ने का लोप करके ही आप क्यप लगाओगे, ऐसे ध्यान रखना है। और सबसे मेन बात है कि इसके जो रूप हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं भैया, तीनों लिंगों में। इससे बनने वाले शब्दों के शब्द रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। चलते हैं क्या? दौड़ते हैं, ये मान लो आप। तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रहेंगी तो कहीं भी गलत नहीं करोगे आप, ये गारंटी है मेरी दोस्तों। बहुत अच्छे से आपका पेपर होगा, कोई भी सवाल आपका गलत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये हमारा वादा है दोस्तों। चलिए अब मैं उदाहरण समझाता हूं आपको। कहने से बात नहीं माननी है, आपको प्रूफ देखना है। उदाहरण समझ में आ जाएंगे तो आप खुद ही मान जाओगे कि सर वास्तव में सही बता रहे हैं। देखिए, हमने आपसे कुछ धातु बताई थी, इण, ठीक है, एति, स्तु, शास, ब्री, द्री, जुष, इनमें हमने कहा कि क्यप लगाना है। तो देखिए सबसे पहले इण धातु है, इण धातु में इणे हट जाएगा, ई बचेगा, इसमें हमने क्यप जोड़ा। अब आपको पता है कि क्यप में सिर्फ आपका क्या बचता है भैया, ये बचता है। क्या बचता है? ये, और बाकी हट जाते हैं। तो अब देखो यहां पर एक तरफ हमारा ई हो जाता है और इधर हमारा ये हो जाता है। हमने कहा कि ह्रस्व स्वर है तो बीच में ते और आ जाएगा यहां पर, तो यहां पर बीच में ते और जुड़ जाएगा, तो यहां बन जाएगा इत्य है। स्त्रीलिंग में इत्या, नपुंसक में इत्यम, ऐसे बनता है इसमें रूप। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? इत्य है, इत्या, इत्यम, क्लियर। अब स्तु में लगाओ तो स्तुत्य बन जाएगा, और स्त्रीलिंग में स्तुत्या, स्तुत्यम। अब देखो शास धातु से हम बनाते हैं शिष्य शब्द। हमने बता दिया, इसमें अलग से लिखा भी था कि शास में जो आ है उसको हम करेंगे ई, तो बनाएंगे शिष, और से को हम करेंगे मूर्धन्य शकार और फिर जोड़ेंगे ये, तो बनेगा शिष्य है, ऐसे। और स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो शिष्या, ठीक है, कोई लड़की है तो उसके लिए हम कहेंगे शिष्या, और नपुंसक लिंग में शिष्यम। क्री धातु से लगाओगे तो बनेगा कृत्यम। क्या बनेगा? कृत्यम, क्योंकि यहां क्री में भी ह्रस्व स्वर आ रहा है तो यहां भी ते आ जाएगा, तो कृत्यम बनेगा। आगे है व्री धातु है तो वृत्य है। जुष है, अब यहां देखो यहां ह्रस्व स्वर नहीं है, लास्ट में चाहिए था हमें, तो यहां पर जुष्य बनेगा, यहां ते नहीं आया बीच में। हन धातु है, हमने कहा कि हन धातु में लगाओगे तो ने का लोप कर लेना, हत्य बना। मृज धातु है तो मृज्य बन जाएगा, मृज्य है। इस तरह से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि क्य प्रत्यय कैसे बनता है। बहुत ही सरल तरीका है ये, एकदम आसान, बिल्कुल जीरो से मैं बताया हूं। कोई भी सुन लेगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं, हमारे दो प्रत्यय और बच रहे हैं, उनको भी देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर 11 नंबर का हमारा प्रत्यय है ण्यत प्रत्यय। इसको भी समझ लेते हैं, केवल ण्यत और एक और है तुमुन प्रत्यय, बस हमारा प्रत्यय का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ण्यत प्रत्यय का प्रयोग भाव, वाचक, संज्ञा शब्द बनाने के लिए होता है। सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, क्लियर।
इसमें क्या शेष रहेगा, तो इसमें यह शेष रहेगा। इसमें आपका ण हट जाएगा और तय हट जाएगा, क्या बचेगा, केवल आपका यह बचेगा। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि कैप में भी यह बचता है, यत में भी यह बचता है और अण्यत में भी यह बचता है, लेकिन तीनों में अलग अलग नियम हैं। अब अण्यत में देखिए, तीनों लिंगों में रूप चलते हैं इसके रूप आपको तीनों लिंगों में चलाने हैं। कैसे चलाने हैं, पुल्लिंग में वही यह जुड़ेगा, स्त्रीलिंग में या जुड़ेगा, नपुंसक लिंग में यम जुड़ेगा, स्थिति सेम रहेगी, यह या यम, यही आपको जोड़ने हैं। ट्रिक आपको यही ध्यान रखनी होगी। लेकिन यहां पर धातु बदल जाएंगी, कौन सी धातुओं में हम ये प्रत्यय करेंगे वो आपको ध्यान रखना है। तो उसके लिए मैंने नीचे लिखा है, उसको आप समझिए गौर से, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि आपको कौन कौन सी धातुओं में ण्यत प्रत्यय करना है और धातु में क्या परिवर्तन होगा। देखिए, नंबर 1 पे नियम है, ऋकारांत धातु हो या फिर हलंत धातु हो, उनसे ण्यत करना है। ऋकारांत धातु का मतलब होता है बच्चों, ऐसी धातु जिसके अंत में री हो। क्या हो, री। जैसे मान लो क्री धातु है, तो क्री के अंत में री है, ऐसी धातु में ण्यत लग जाएगा। या फिर हलंत धातु हो, हलंत धातु का मतलब जिसके अंत में हल वर्ण हो। हल वर्ण का मतलब व्यंजन कोई भी हो सकता है, उस धातु में ण्यत लग जाएगा। ठीक है, एक बात याद रखना, इसमें हमने एक बात और लिखी है, री को वृद्धि हो जाती है। यदि किसी धातु में री है तो री को हम वृद्धि कर लेंगे। जैसे क्री में री है तो इसको वृद्धि करेंगे। री को वृद्धि हमेशा याद रखना आर होती है, री को वृद्धि आर होती है, और गुण करते तो अर होती है। याद रखना, मैं लिख के बता रहा हूं, यहां पर वृद्धि करेंगे तो आर होगी, तो क्री में वृद्धि करेंगे री को तो आर बनेगा, तो कार बन जाएगा। क्या बनेगा, कार। समझ रहे हैं, कार बनेगा। अब कार को आपको जोड़ना है ये में, तो कार्य बन जाएगा। आप कार में बैठ के चले जाओ, आपसे आराम से कार्य हो जाएगा आपका। ऐसे एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि ऋकारांत धातु हो, हलंत धातु हो, ण्यत करना है और री को वृद्धि करनी है। अगली बात है कि हलंत धातुओं में ए उपधा को वृद्धि तथा अन्य स्वरों को गुण करना है। यदि उपधा में ए आ रहा हो, हलंत धातुओं की बात है। हलंत धातु यानी ऐसी धातु जिनके अंत में व्यंजन आते हों, उनको हम कहते हैं हलंत धातु। और उपधा कहते हैं सेकंड लास्ट वर्ण को। क्या कहते हैं, उपधा। जैसे मान लो हस धातु है बच्चों, क्या है, हस। अब देखो, हस में से अंत में आ रहा है और से आपका व्यंजन है, तो इसको कहेंगे हलंत धातु। अब है के अंदर ए आ रहा है आपका, तो ये है जो है ये आपका उपधा है, तो उपधा में ए को वृद्धि करेंगे। ए को वृद्धि आ होती है, आ, तो यहां बनेगा हास। और ए के अलावा और कुछ भी आया मान लो यहां पर, तो उसको गुण करेंगे। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहां पर बनेगा हास, फिर ये क्या जोड़ दो तो हास्य है। अब हास्य बन गया, भाववाचक है ये। ऐसे अब सुनो आगे, तो हमने नियम सुन लिए, हलंत धातुओं से ए उपधा को वृद्धि करनी है और अन्य स्वर होंगे तो गुण करना है। अब उदाहरण समझते हैं, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण है हमारा पहला क्री धातु का। क्री धातु से कैसे बनेगा, देखो, क्री धातु से हमने कहा कि री है, तो री को वृद्धि करेंगे कार, तो कार बना लिया। हमने कहा कि पुल्लिंग में बनाना है तो यह जोड़ना है, यह है, तो कार्य बन गया। स्त्रीलिंग में या, कार्या, नपुंसक में कार्यम, ऐसे आप बना लेंगे। ये हमारी ट्रिक है, हमने ऊपर आपको ट्रिक समझाई थी अभी। आगे है ह्री धातु है, ह्री में भी वही स्थिति है, री आ रहा है तो आपको वृद्धि करनी है आर, तो बनेगा हार, और ये जोड़ेंगे तो हार्य बन गया, हार्य है। स्मृ है तो स्मृ से स्मार्य बन गया, भ्री से भारय बन गया। पट है, अब पट धातु आ गई, हलंत धातु है। ठीक है, उपधा में ए आ रहा है तो ए को वृद्धि करके आ बनाएंगे, बनेगा पाठ, तो बनेगा पाठ्य है। लिख है तो लिख, हमने कहा कि उपधा में ए के अलावा कोई स्वर आए तो गुण कर लेना, तो यहां पर गुण करेंगे तो लेख्य। हस्य हास्य। पच है तो पच में ध्यान रखना च का क बनता है, तो बनेगा पाक्य। इसमें 9 नंबर पे त्यज, त्यज धातु है तो यहां बनेगा त्याज्य। और मृज है तो मार्ग्य बनता है।
ऐसे हमारे ये सारे के सारे रूप बन जाते हैं। तो इन सभी में क्यप प्रत्यय है। ये क्यप प्रत्यय के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे उदाहरण हैं। मैंने तरीका समझा दिया है, पढ़ा दिया है प्रत्यय। अब आप बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको तैयारी में लगे रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। सबसे पहले संस्कृत का पेपर देना है, ठीक है ना, अधिकतर विद्यार्थियों को। और कोई भी सवाल रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम से पहले मैं लाइव क्लास लूंगा जिसमें आपके होंगे सवाल, मेरे होंगे जवाब, हर समस्या का समाधान किया जाएगा उसमें। अब हमारा सिर्फ एक प्रत्यय बचा है तुमुन, तो उसको भी देख लेते हैं जिससे कि प्रत्यय हमारा कंप्लीट हो जाए। चलिए देखिए मित्रों, हमारा लास्ट है 12 नंबर पे तुमुन प्रत्यय। बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तुमुन होता है के लिए अर्थ में, जैसे पढ़ने के लिए, खाने के लिए, हंसने के लिए, रोने के लिए, दौड़ने के लिए, लिखने के लिए। ऐसा यदि अर्थ रहेगा तो वहां पर हम तुमुन प्रत्यय करेंगे। तुमुन में से तुम शेष रहता है बच्चों। जब धातु में या किसी शब्द में तुम दिखाई दे, तुम सुनाई दे, तो समझ जाना तुमुन प्रत्यय है। इसमें पहचान हो गई, ये एक ट्रिक हो गई। तुम दिख रहा है तो समझ लेना तुमुन प्रत्यय है। बस शब्द रूप चलते नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है। ये तो शब्दों के रूप नहीं चलते, क्योंकि तुमुन लगने से शब्द अव्यय बन जाता है। तुमुन लगने से अव्यय शब्द बनता है और अव्यय के रूप नहीं चलते हैं। तो ये तो बढ़िया बात है, आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, एक ही रूप बनेगा सभी जगह। आगे सुनो, यहां भी तबियत के अनुसार परिवर्तन होते हैं। तबियत प्रत्यय में हमने जिस तरह के परिवर्तन बताए थे, पठितव्य, हसितव्य, ऐसे उसी तरह के परिवर्तन आपके तुमुन में भी होते हैं। कुछ कुछ वो ही नियम यहां पर भी फॉलो होंगे। तो आप तबियत को पढ़ोगे तो ये भी समझ में आसानी से आ जाएगा। देखो, क्रियार्थक क्रिया के उपपद रहने पर भविष्यत अर्थ में तुमुन व णवुल होते हैं। यानी भविष्यत अर्थ में तुमुन प्रत्यय और णवुल प्रत्यय होते हैं, दो प्रत्यय होते हैं। तो तुमुन प्रत्यय किस अर्थ में होगा? के लिए अर्थ में। इसके अलावा और यदि आपको बताना है तो भविष्यत अर्थ में होता है। भविष्यत अर्थ में, जैसे राम पढ़ने के लिए जाता है, तो यहां पर भविष्यत अर्थ है। भविष्यत अर्थ पढ़ने के लिए, अब अभी तक पढ़ा नहीं है, पढ़ने के लिए जाता है तो पढ़ेगा ना, पढ़ने की क्रिया आगे होगी। अभी भाई आप स्कूल जा रहे हैं तो पढ़ने के लिए जा रहे हो कि नहीं? अभी पढ़े तो नहीं, पढ़ोगे, आप जाकर के पढ़ोगे ना, तो ये भविष्य का अर्थ छुपा हुआ है। इसलिए भविष्यत अर्थ में तुमुन का हम प्रयोग करते हैं और णवुल का प्रयोग करते हैं। दो प्रत्ययों का हम प्रयोग करते हैं। सिलेबस में हमारे तुमुन है, इसलिए तुमुन पर हमारा फोकस रहेगा। ऐसे तो ये छोटी सी बातें थी कुछ जो हमें इसमें समझनी थी। अब इसमें हम डायरेक्ट उदाहरण पर चलते हैं, आपको उदाहरण समझाते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। तबियत प्रत्यय की तरह परिवर्तन होंगे, तबियत को और देख लेना। तुमुन में से तुम बचेगा, शब्द रूप चलते नहीं है इसके, तो सेम बनेगा, एक जैसा रूप सभी जगह। अर्च धातु में लगा रहे हैं तो अर्च में हमने आपको पहले ही बताया था, तो यहां बनेगा अर्ची तुम। तुम सुनाई देगा लास्ट में, अर्ची तुम। इश धातु है, इश में ई को ए बन जाएगा तो बनेगा एशी तुम। एशी तुम, जैसे पठ होता मान लो तो पठ से पठी बनता और तुम जोड़ते तो पठी तुम। हस से हसी तुम। ऐसे त्यज है तो त्यज में जय का कै बन जाएगा, ये तो बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको, तो त्यक तुम बनेगा। नी है तो नी में ई का ए बन जाएगा, गुण होकर के बनेगा ने तुम। दृश्य धातु में आपका री का रे बन जाएगा, गुण होकर के तो बनेगा द्र, और ये शे दिख रहा है मूर्धन्य हो जाएगा, और तुमुन का तय आपका संधि आदि कार्य से टे बन जाएगा, इष्टत्व संधि होकर के। हमने कहा कि संधि आदि काम होंगे, यदि प्राप्त हो रही है तो वो संधि आपको करनी पड़ेगी, इससे पहले संधि आपको आनी चाहिए, तो बनेगा द्रष्टुम। क्री है तो क्री को यहां गुण हो जाएगा अर, बनेगा कर तुम। री का गुण अर होता है। पा है तो कुछ नहीं करना है, पा तुम जोड़ देना है। अब नम में लगाना है तो यहां पर मैं आपका बदल जाएगा ने में, बनेगा नंतुम। ठीक है, गम में बना तो गंतुम बनता ऐसी। अब श्रु है, श्रु यानी सुनना होता है, सुनने के लिए, तो यहां पर श्रु में ऊ को ओ हो जाएगा, बनेगा श्रोतुम। यहां तुम जोड़ेंगे श्रोतुम। प्रच्छ धातु है, प्रच्छ का प्रष्टुम बनता है, प्रष्टुम पूछने के लिए,
भुज से जय का कै होकर के भोग तुम, भोग करने के लिए। शींग यानी सोना होता है तो शही तुम बनता है, शही तुम। क्री है खरीदना है तो क्रे तुम बनता है, खरीदने के लिए। वच है बोलना है तो वक्त तुम, बोलने के लिए। स्था ठहरना या रुकना, स्था तुम। इस तरह से सभी उदाहरणों में आपको तुम 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 सुनाई देगा। तो समझ लेना बच्चों, तुमुन प्रत्यय है और ये उदाहरण वो है जो एग्जाम में आएंगे, वेरी वेरी मोस्ट है ये। इस वीडियो को बार बार सुनना, देखना, जब भी आपको समय मिले, खाना खा रहे हो तो सुन लेना, नहा रहे हो तो सुन लेना, इधर उधर घूम रहे तो सुन लेना, आपका सवाल गलत नहीं होगा, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। यह लिखा भी है 12th संस्कृत पीडीएफ नोट्स के लिए हेल्पलाइन नंबर दे रखा है 9785105968। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, अपना नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, जिले का नाम लिखना है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हो, इस नंबर से भी प्राप्त कर सकते हो। कोई भी समस्या है तो कमेंट में जाके समस्या आपका समाधान हो जाएगा, वहां आपको सवाल टाइप करना है और लाइव क्लास रखेंगे, वहां आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो ये हमारी क्लास कैसी लगी दोस्तों, जरूर हमें बताना कमेंट करके और लाइक कर देना वीडियो को। तो इस तरह से दोस्तों हमारा प्रत्यय वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। कैसी लगी हमारी क्लास जरूर हमें बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद सबके लिए। जय हिंद, जय तु भारतम, नमस्कार।